गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोनिका यादव और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ क्लास 12th के लिए। लेकिन आज का जो लेक्चर है वो मैं क्लास 10th के लिए लाई हूँ, ठीक है, क्लास 10th की केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि आपकी जो साइंस की बुक है क्लास 10th की वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। आपकी जो क्लास 10th की साइंस की बुक है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, ओके। तो फर्स्ट पार्ट जो है ना वो केमिस्ट्री है, तो मैं आज केमिस्ट्री का ही लेक्चर लाई हूँ आपके लिए, जिसका पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आपकी जो क्लास 10th की केमिस्ट्री है उसमें टोटल 5 चैप्टर्स है। 5 में से भी एक जो 5th वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, वो रिड्यूस हो चुका है, यानी कि जो 2024 में आपके बोर्ड होंगे उसमें आपका 5th चैप्टर नहीं आएगा, ओके। तो मैं आज आपके लिए फर्स्ट चैप्टर लाई हूँ, तो मैं आपको ना 4 चैप्टर तक ही कराऊँगी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, क्लास 10th का, ओके। तो पहला चैप्टर जैसा कि नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखो बच्चा, क्या होता है, आप क्लास 9 तक ठीक से मतलब इतना कोई खास स्टडी करते नहीं हो, पता भी नहीं होता आधे बच्चों को साइंस है क्या, क्या पढ़ क्या रहे हैं हम उसमें, है ना। तो इतनी जानकारी नहीं होती है। लेकिन क्लास 10th में आकर आप थोड़े सीरियस हो जाते हो और साइंस के अदर सब्जेक्ट्स को भी आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट हो जाते हो। तो ठीक है, तो आज जैसा पहला चैप्टर है तो हम बिल्कुल डिटेल चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखी हुई है मैंने, क्या रासायनिक अभिक्रिया को सबसे पहले क्या बोलते हैं इंग्लिश में, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं, जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ, ओके, कितने, 2 तो मिनिमम होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक नहीं होना चाहिए, 2 हो या उससे ज़्यादा हो, आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। जब वो आपस में मिलते हैं यानी संयोग करते हैं या जुड़ते हैं तो क्या करते हैं, नया पदार्थ बनाएंगे, है ना। जैसे आप नॉर्मली मान के चलो, अगर मैं 2 में 1 जोड़ूँ तो क्या आएगा, 3, 2 अलग था, 1 अलग था, और 2 और 1 को मिलके 3 अलग एक मतलब नंबर आया है। तो ये क्या हो गया, 2 पदार्थों से मिलकर कोई एक अलग पदार्थ बना है, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, तो उसका निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से समझ ली 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर के नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ओके। तो पहला एग्जाम्पल है वायु तथा नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगना। जैसे वायु या नमी की उपस्थिति में लोहे पर जंग लगता है, आप जानते हो लोहे को आप ऐसे ही बाहर खुला छोड़ दोगे तो धीरे धीरे उस पर जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। वो जो जंग लगने का प्रोसेस है ना, वो एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या होती है, जो लोहा होता है, आपकी एक धातु होती है, वो धातु नमी अथवा वायु दोनों से संपर्क करके, है ना, नमी, वायु में नमी होती है, नमी की उपस्थिति में लोहे पर जो जंग लगता है वो क्या होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, ओके। सेकंड है आपका मैग्नीशियम का दहन। तो इसको थोड़ी ध्यान से समझना, क्योंकि ऊपर तो एक लाइन से है वो आप इजीली पढ़ सकते हो, लेकिन सेकंड वाले को थोड़ा ध्यान से समझना। इसमें क्या है, मैग्नीशियम का दहन। सबसे पहले दहन की जगह आपको जलना लिखा हुआ मिल सकता है, जलना, ओके। जलना मतलब जो आग से जलता है वही वाला जलना, ठीक है। दहन का मीनिंग क्या होता है कि आप जिस चीज़ का भी दहन कर रहे हो उसकी क्रिया किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ हो रही है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, अगर किसी का दहन आता है तो आपको उसकी क्रिया किसके साथ करा देनी है, अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ करा देनी है। जैसे लिखा था मैग्नीशियम का दहन, तो क्या किया, मैग्नीशियम की क्रिया हमने किसके साथ करा दी, ऑक्सीजन के साथ करा दी, ठीक है। दहन का अर्थ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। दहन तभी पॉसिबल है तब आपकी क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपकी ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर मैग्नीशियम का दहन कराएंगे इट मीन्स मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे। तो जब रिएक्शन हुई है तो कोई नया हमें वो तो मिलेगा पदार्थ, तो वो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, ओके। इतना समझ आया। एक बार फिर से देख लीजिए, दहन का अर्थ होता है जलना। जलना का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन से क्रिया। तो जब भी कभी भी दहन लिखा मिले तो आपको क्या कर देनी है, जिस भी पदार्थ का दहन हो रहा है, किसी भी तत्व का दहन हो रहा है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देनी है, वो मिलकर के एक नया पदार्थ बनाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, ओके। तो अब हमें क्या समझना है
ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है ना, ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाना होता है। इस तरीके से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाते हैं। देखो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, इनको हमने लिया है और इन दोनों के मिक्सचर से, मतलब मिक्सचर हो या हम इनको थोड़ा गर्म करते हैं, जैसे भी ये अभिक्रिया होती है, तो इनके फलस्वरूप हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, तो बीच में तीर के निशान का मतलब होता है इक्वल टू। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू। कभी कभी पुरानी बुक्स में ऐसे इक्वल भी लगा मिलता है। ठीक है ना, तो आजकल जो न्यू बुक्स आती हैं, मतलब काफ़ी टाइम से, वहाँ पे इस एरो को इस तरीके से लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब देखो इस एरो के दो पार्ट हो गए, एक इधर और एक इधर, यानी कि एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, एक बाएं हाथ की तरफ और एक दाएं हाथ की तरफ। तो जो बाएं हाथ की तरफ है, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके होते हैं अभिकारक। ध्यान से सुनना, जो लेफ्ट हैंड साइड है बिल्कुल सिंपल है, वो आपके क्या होते हैं, अभिकारक। और जो राइट हैंड साइड है वो आपके होते हैं उत्पाद। ठीक है, तो अभिकारक को याद रख लेना, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को प्रोडक्ट बोल देते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ जिससे कि आप याद रखो, है ना, रिएक्शन हो रही है ना, तो इसलिए रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। इन दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें उत्पाद की प्राप्ति होती है। ओके, तो ये आपकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमने ये तो पढ़ा है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलकर के कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वही तो, मैग्नीशियम एक अलग पदार्थ है, यानी कि तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है, और दोनों ने मिलकर एक यौगिक बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये अलग है ना, इन दोनों के संयोग से बना है। चलते हैं रासायनिक समीकरण पे, ये आपका सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन का क्या मीनिंग होता है, देखो जो भी आपने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है ना, तो मैंने आपने देखा है ऊपर कैसे लिखा हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस तरीके से लिखा हुआ है मैंने। ठीक है ना, लेकिन आप हमेशा पूरी बुक्स में ऐसे नहीं पढ़ सकते हो, साइंस बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो आप हमेशा इस तरीके से थोड़ी लिखोगे शब्दों में, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये लॉन्ग प्रोसेस बैठता है, जो कि बार बार लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो इसके लिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखना जरूरी होता है, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो क्या होती है, पहले एक बार थ्योरी देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकार को तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों, यानी जिससे उन्हें दर्शाते हैं। संकेत क्या होता है, संकेत होता है जिससे भी हम किसी चीज़ को दर्शाते हैं। सपोज दैट आपने पढ़ा है ए फॉर एप्पल, ओके, तो हम उसका संकेत क्या बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं ना, ये उसका संकेत हो गया। हमसे कोई कहे ए बनाओ तो हम ऐसा बनाएंगे, राइट, तो ये उसका संकेत है। उसी तरीके से अभिकारक और उत्पादों के भी संकेत होते हैं, वो फिक्स हैं, ये इसका है वो इसका है, ठीक है ना, वो फिक्स हैं। उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की, अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। वह समीकरण जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को, अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेतों व सूत्रों की सहायता से संक्षेप में प्रदर्शित करती है, रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या होता है, कोई भी आपकी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भी अभिकारक हैं, जो भी आपके उत्पाद हैं, उनको उनके संकेतों व सूत्रों के माध्यम से लिख दो, तो वही क्या हो जाएगी, आपकी रासायनिक समीकरण हो जाएगी। जैसे मैंने आपकी ऊपर लिखी है ना, ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके, तो अगर मैं इनको इनके संकेतों द्वारा रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, मैग्नीशियम का संकेत लिख दूं, ऑक्सीजन का संकेत लिख दूं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का संकेत लिख दूं, तो आपको क्या मिल जाएगी, जो इसको रिप्लेस करके आएगी सारी चीज़ों को, वो आपकी होगी केमिकल इक्वेशन, यानी कि रासायनिक समीकरण। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg, क्या होता है मैग्नीशियम का, Mg, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखो रासायनिक समीकरण वाली हेडिंग के अंदर लिखा है Mg, प्लस ऑक्सीजन का होता है O2, ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है MgO, ठीक है, मैंने नीचे लिखा है, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ओके। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपने इस प्रकार से लिख लिया, अगर आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो ना, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये आपने संकेत लिखे हैं ना, तो उनके नीचे आपको क्या करना है, संकेतों के नीचे आपको क्या, उनके नाम भी लिख के आने की, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अब कुछ बच्चों का होगा कि हमें कैसे पता चलेगा, मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन को O2, तो बच्चे ये आपको करने पड़ेंगे लर्न, इसका कोई और तरीका नहीं है। आपको अभी पीछे क्या पढ़ाई थी, एक मैंने आपको पढ़ाई थी रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। मैंने अभी एक रासायनिक समीकरण लिखी थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, तो मैं उसे दोबारा लिख देती हूँ। ये है आपकी मैग्नीशियम, ये है ऑक्सीजन, और क्या मिलकर के बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो इसमें आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे क्या है, ये Mg है, ठीक है, ये मैग्नीशियम है। तो कुछ बच्चों अगर जो जानते होंगे तो कुछ बच्चों ने जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि ऑक्सीजन का जो संकेत है ना वो O2 नहीं होता, ऑक्सीजन का संकेत O होता है, केवल O। तो कुछ बच्चों के माइंड में आता होगा कि हमने यहाँ पे O क्यों नहीं लिया, O2 क्यों लिया है ना। तो ऐसा होता है, जिस हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो हम ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम जिससे क्रिया कर रहा है वो ऑक्सीजन तत्व नहीं, ऑक्सीजन गैस से क्रिया करता है। क्योंकि मुक्त अवस्था में, मुक्त अवस्था समझते हो कि जिस तरीके से हम अपने आसपास चारों तरफ देखें, वो उस अवस्था में ऑक्सीजन जो होती है ना, ऑक्सीजन तत्व, वो ऑक्सीजन गैस के रूप में विद्यमान है, ओके। यानी हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन तत्व का जो अस्तित्व है वो O2 की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीशियम O2 यानी ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके डाइऑक्साइड नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, ओके। तो ये आपकी रिएक्शन है, लेकिन आपको इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस का मतलब मैं बता देती हूँ कि बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखो, बैलेंस का मतलब ये होता है, इधर जो भी तत्व है उसके परमाणुओं की संख्या और इसके परमाणुओं की संख्या या फिर अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है। इसके अणु बराबर होने चाहिए और इसके भी अणु बराबर होने चाहिए। वो चीज़ हमें इक्वल करनी रहती है किसी भी रिएक्शन में, वो तभी आपके एग्ज़ाम में कभी भी या कहीं पर भी वो तभी ठीक मानी जाएगी, ओके। तो जैसे ये मैग्नीशियम है Mg, यहाँ पर कितने मैग्नीशियम है, एक है। तो दूसरी साइड देखो, दूसरी साइड की तरफ प्रोडक्ट में ये तो रिएक्टेंट हो गए तीर के इधर वाले, और ये वाले क्या हो गए, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इनमें आपको देखना है कौन कितना कितना है। मैग्नीशियम कितना है, एक है। यहाँ पे भी मैग्नीशियम कितना है, एक है, ओके। फिर ऑक्सीजन को देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, 1 है। दिख रहा है ना, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 है। अब हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो कुछ बच्चे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2 लगा दो, हो गया बराबर। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको MgO2 कर देते हो ना तो आप यौगिक को ही बदल दे रहे हो, ठीक है। आपने अगर MgO को MgO2 कर दिया तो आपने क्या कर दिया, आपने यौगिक को ही बदल दिया। हमारे पास यौगिक क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही तो बना था, और कुछ थोड़ी बना था। मैग्नीशियम ऑक्साइड को आप मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में थोड़ी बदल सकते हो, है ना। आपको O2 है, कहीं पे इधर O3 आ रहा है तो आप इसको 3 थोड़ी कर दोगे, ओजोन थोड़ी बना देना है आपको, तत्वों को वही रहने देना है, ठीक है, उनको बदलना नहीं है। तो इसलिए कभी भी किसी के आसपास यानी कि यहाँ पे इधर उधर कुछ कोई भी नंबर नहीं लगाने, आप जो भी करोगे उनके सामने करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ आए, ये जो जगह है ना यहाँ, ये है आपके करने के लिए। बस आपको किसी को बैलेंस करना हो, इसको करना हो, इसको करना हो, इसको करना हो, आप इनके सामने गुणा कर सकते हो बस, और कुछ नहीं कर सकते आप लोग, ठीक है। आप किसी को भी नहीं बदलोगे, ना किसी यौगिक को दूसरा यौगिक में बदल दोगे, ना किसी तत्व को बदल दोगे, ठीक है। तो मैग्नीशियम तो आपका बैलेंस है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो मैं ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा दूँगी। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लगाया, क्योंकि इनके बीच में प्लस नहीं है, क्योंकि ये एक ही यौगिक है ना, तो 2 लगाते ही ऑक्सीजन तो 2 हो गए, ठीक है ना। इसके सामने भी है, लेकिन ये 2 मैग्नीशियम के सामने भी पड़ रहा है, तो मैग्नीशियम भी कितने हो गए, 2 हो गए हैं। तो मुझे 2 यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, ओके। तो ये आपकी बैलेंस रिएक्शन है। तो पीछे वाली जो मैंने रिएक्शन लिखी थी वो मैंने बैलेंस नहीं की, क्योंकि वो वहाँ तक मुझे उतनी बात समझानी थी। बैलेंस रिएक्शन के लिए अब हम जो नई एडिंग पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ये समझाया है, ठीक है। तो उसको चाहो तो आप बैलेंस कर लेना खुद से, मतलब ये तो मैंने कर ही दिया, एक बार उसको खुद से करके देख लेना, वही रिएक्शन है जो मैंने यहाँ पे कराई है। अब फिर से कुछ रिएक्शंस हैं मैंने लिखी हुई हैं, इनको समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है, आपके पास जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के क्या बनाते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर के क्या बना देते हैं, आपका बना देते हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना देते हैं, ठीक है। तो जिंक का सूत्र होता है Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4, ठीक है। ये याद रखना है, जिंक का Zn, देखो जिंक से याद हो जाएगा Zn और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, और इनके मिलने के बाद क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। अब बोलोगे आप दीदी हमें ये भी याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बस सूत्र याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप खुद रिएक्शन करना सीख जाओगे, याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही आपने याद करा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के सूत्र ये होते हैं, तो अब इनकी रिएक्शन करनी है। ऊपर वाले को आप ना इसको ढक लो, ठीक है, इसको नहीं देखना है आपको। अब देखो, जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज़। तो हाइड्रोजन को अलग कर देना है, बचा क्या, जिंक एंड SO4,
ठीक है। ये एक साथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो क्या बना लेते हैं ZnSO4, और क्या हाइड्रोजन गैस अलग निकल जाती है, ठीक है। तो जो जिंक ZnSO4 बना रहा है ना, तो इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो आपको कुछ चीज़ याद रखनी है, क्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे SO4 लिखा मिल जाए ना, तो उसका अर्थ होगा सल्फेट, ओके। जैसे मैं आपसे बोलूँ CaSO4, तो Ca किसका वो संकेत होता है कैल्शियम का, और SO4 क्या बताया सल्फेट, तो नाम क्या हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से आपको करना है। अगर CO3 मिल जाए तो इसका अर्थ होता है कार्बोनेट। तो जो मैं साथ साथ बताते चल रही हूँ उनको साथ साथ लर्न करना और साथ साथ नोट कर लेना, ओके। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हमने रासायनिक समीकरण तो लिख ली, अब इस रासायनिक समीकरण को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पहले देख लेते हैं कि बैलेंस है या नहीं, करने ही नहीं लग जाना एकदम से, पहले चेक करना है कि वो बैलेंस है या नहीं, उद्यान करना है, ठीक है। तो जिंक का कितना है, 1 है, इधर भी कितना है, 1 है, ओके। अब इधर देखते हैं हाइड्रोजन के कितने हैं, H मीन्स हाइड्रोजन 2 हैं, और इधर भी कितने 2 है, ये भी ठीक है। SO4 के कितने हैं, यहाँ पे SO4 का कितना है, S1 है, मतलब SO4 को एक साथ बोल दिया है मैंने, यहाँ पर अलग अलग करना, ठीक है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, S क्या है, सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना है क्या क्या मैं बोल रही हूँ। यानी अब आपको क्या मिला, इस वाले फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया है, इससे आपको ये समझ में आया है कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, यानी इसको आपको बैलेंस नहीं करना है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, सेकंड वाला एग्जांपल देखना है। देखो क्या है, जब आपका लोहा, आयरन बोलते हैं, लोहे को इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, ओके। तो आयरन का जो संकेत होता है वो Fe। अब आप बोलोगे दीदी I क्यों नहीं है, IR क्यों नहीं है ना, Fe क्यों है। तो देखो बच्चा, I जो होता है ना, ये आयोडीन का होता है, ठीक है। I किसका होता है, आयोडीन का होता है। संकेत लिखे जा रहे थे, तो पहले क्या किया था, पहले शुरू के जो मतलब वर्ड होते हैं ना, जैसे हाइड्रोजन, तो शुरू से H ले लिया, हीलियम तो HE ले लिया, इस तरीके से वो लेते चले गए, ठीक है ना। तो अगर कुछ लोग सेम आ रहे हैं, सेम उससे शब्द से शुरू हैं, तो क्या कर रहे थे, उसका पहला अक्षर भी ले रहे थे और साथ में दूसरा भी ले रहे थे, तो इससे अलग हो गए। लेकिन जब ऐसी चीज़ें ज़्यादा हो गई तो उन्होंने क्या किया, कुछ और लैंग्वेज से नाम लेने स्टार्ट कर दिए। जैसे हमारे यहाँ हिंदी में लोहा बोलते हैं, इंग्लिश में आयरन बोलते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में क्या बोलते हैं, ये जो आयरन है ना, इसको एक लैंग्वेज होती है लैटिन, उसमें बोला जाता है फेरम, ठीक है। आयरन को क्या बोला जाता है, फेरम। जो लोहा है वहाँ के लोग उसे बोलते हैं फेरम। तो वहीं से इन्होंने Fe लिया, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और दूँ सोडियम का, तो आप बोलोगे सोडियम का S क्यों नहीं है, क्योंकि S सल्फर का है, फिर SO रख देते। अरे कितना करेंगे, S रख दिया, SI रख दिया, अब क्या SO यही करते रहेंगे, इससे कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होगी। तो कुछ नाम जो होते हैं, कुछ संकेत जो होते हैं, वो उन्होंने लैटिन लैंग्वेज के ले लिए, ठीक है ना। तो वहाँ से नाइट्रियम बोलते हैं सोडियम को, लैटिन में क्या बोलते हैं, नाइट्रियम, तो Na ले लिया, ओके। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो आते हैं अपने टॉपिक पर, क्या है यहाँ पर, लोहा है ना, Fe, जब ये जल के साथ क्रिया करता है यानी H2O के साथ, तो क्या बनाएगा, यहाँ से ये बनाता है मैग्नेटाइट। तो ये याद रखना है आपको, FeH2O के साथ क्रिया करके Fe3O4 बनाता है। क्या बनाता है, FeH2O के साथ रिएक्शन करके Fe3O4, इसको बोलते हैं मैग्नेटाइट, ठीक है। और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओके। अब ये मिल गया। अब इसकी क्या देखनी है, हमें संतुलित रासायनिक समीकरण देखनी है। तो पहले देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। देखो यहाँ पे कितना है, आयरन 1 है ना, और यहाँ पे कितना है, 3 है। तो आयरन तो बैलेंस नहीं होता, इधर 1 है, इधर 3 है। चलो एक बार सबको ही देख लेते हैं। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, हाइड्रोजन बैलेंस, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे कितना है, 4 है। तो हमें क्या समझ में आया, ना तो आयरन बैलेंस है और ना ऑक्सीजन बैलेंस है, तो इन्हें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करूँगी आयरन को बैलेंस। तो क्या करना है मुझे, आयरन इधर कितना है, 1 है, और इधर 3 है। तो मैंने क्या कहा था, कोई बच्चा Fe को Fe3 नहीं कर देगा, समझ में आया। यहाँ पे कोई भी 3 नहीं लगाएगा, जो भी करना है सामने करना है, ठीक है। मैं बार बार बता रही हूँ। तो कहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, ठीक है। तो इधर 3 थे, तो मैंने इधर भी 3 कर लिया, ओके। ये हो गया बैलेंस। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है ना, मुझे 4 इधर करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ करूँगी क्या, नहीं, मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। मैंने कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने 4 यहाँ पे लगाया ना बच्चा, तो क्या हो गया, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन आपका हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। हाइड्रोजन किस तरीके से हो गया, देखो 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन 8 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, 2। तो मैं सिंपली इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। अब आप इसको देखो, ये बैलेंस है। 3 आयरन इधर 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन 4 इधर 4। तो हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एक और है,
ये रहा, ठीक है। तो ये है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और ये है आपकी हाइड्रोजन और ये है, इस दोनों को मिलाकर आपका बनता है मिथाइल अल्कोहल। क्या बनता है? मिथाइल अल्कोहल, ठीक है ना, हिंदी में बोल देते हैं मैथिल अल्कोहल। ओके, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और H2 हाइड्रोजन है। देखो बच्चा, आपने क्या देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा CO2, इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। दो को बोलते हैं डाई, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपको कोई भी रिएक्शन लिख के आनी है एग्ज़ाम में, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शन जो है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया जो है, वो मेनली क्या होगी? आपकी रासायनिक समीकरण के रूप में लिखी होगी। उसके बाद आपको उस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के साथ साथ उनकी भौतिक अवस्थाएं भी उनके साथ लिखती है, ठीक है। आप बोलोगे भौतिक अवस्थाएं क्या होती है? देखो बच्चा, क्या होता है, आपकी जो पदार्थ होता है वो 3 फॉर्म में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। 3 फॉर्म कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। तो बस आपको यही बताना है सिंपली, कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? गैस है। H2 क्या है? गैस है। और CH3OH जो इनसे मिलकर बना होता है, वो क्या है आपका? वो लिक्विड है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला है? आपको कोई भी रासायनिक अभिक्रिया इस फॉर्म में लिखनी है कि आपने पहले तो उस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण में लिखा हुआ है, देन आपने क्या किया हुआ है? रासायनिक समीकरण को बैलेंस किया हुआ है और उसके बाद उनकी भौतिक अवस्थाएं उनके साथ लिखी हुई हैं। तो ये रासायनिक समीकरण बैलेंस नहीं है। मैं इसको और बैलेंस करना सिखा देती हूँ आपको। कैसे करेंगे? देखो बच्चा, कार्बन कितना है? इधर 1 है, इधर भी कितना है? 1 है। ऑक्सीजन कितना है? 1 है, इधर भी कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, और इधर 3 और 1 4 है। तो जब इधर 4 है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो ये आपकी बैलेंस हो रही, ठीक है। इतनी आसान सी थी। अब है आपका फोर्थ है, वो है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो ये पता है, बायो में पूरा आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। इसके द्वारा क्या करते हैं पौधे? इस क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को नॉर्मली मुझे लगता है, जहाँ तक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपके जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं, है ना, सब बच्चों को पता ही है। तो वो क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से अपना भोजन बनाते हैं। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे कैसे होता है। क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, एक तो ज़रूरत होती है उनको कार्बन डाइऑक्साइड की, और ज़रूरत होती है जल की, और साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सनलाइट और क्लोरोफिल, इन सब 4 चीज़ों की प्रेजेंस में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और भोजन के फलस्वरूप क्या क्या बनाते हैं? आपका एक तो बनाते हैं ग्लूकोज, एक बनाते हैं ऑक्सीजन और एक बनाते हैं जल, ठीक है। तो ये याद रखना है, संश्लेषण वह क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। किस किस की उपस्थिति में? उनको सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा चाहिए। तो ये प्रकाश संश्लेषण है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, यहाँ पे लिख लेना है नीचे खुद से, मैंने बता दिया ना। उनको संकेतों को, सॉरी, उनके नामों को नीचे लिखना है और एग्ज़ाम में भी लिख के आना है कौन सी चीज़ क्या है। जैसे अभी जल है तो इसको नहीं लिख के आते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को भी मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इनको, ये जो दिख रहा है ना आपको, ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हें ज़रूर लिखाना, ठीक है। सबको लिख के आना, मत लिख के आना, लेकिन ये 1-2 चीज़ें होती हैं उनको लिखाना। अब हमने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना तो सीख लिया, लेकिन संतुलित की क्यों जाती है भाई? क्या आवश्यकता पड़ी है कि हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है? क्या बिना संतुलित के काम नहीं चलेगा? ऐसा भी तो हो सकता है हम संतुलित ना करें, हमारी रासायनिक समीकरण बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम में भी संतुलित करके आने हैं और हमेशा संतुलित करके ही किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखना है। रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश। आपने एक नियम पढ़ा हुआ जिसको क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो उसके अनुसार क्या होता है? द्रव्यमान न तो नष्ट होता है और न ही द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है, बस उसकी फॉर्म चेंज हो सकता है, द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा द्रव्यमान में। ये आय संरक्षण का नियम पढ़ा होगा, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जाता है न नष्ट किया जा सकता, बस उसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो सेम द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हो ना, वो द्रव्यमान संरक्षण के आधार पर करते हो। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का जो उत्पाद बनकर के आया है उनका कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है।
क्योंकि आप जानते हो ना, द्रव्यमान को ना नष्ट किया जाता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए उत्पादों का अभिकारकों के बराबर होना चाहिए द्रव्यमान, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। वह आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ये नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूँ। पता है, जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो बिल्कुल NCERT से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और आपका सारा पेपर जो है ना वो इसी में से आएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ। अगर आप जो मैं बता रही हूँ ना जितना उतना कर लेते हो तो आपको बुक भी खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है कि बुक में लिखा क्या हुआ है, क्योंकि मैंने टोटली जो नोट्स प्रिपेयर कर रही हूँ वो NCERT से कर रही हूँ। जो NCERT में वही मैं यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है। और सारे एग्जाम्पल, इवन मैंने ये वाला जो चैप्टर लिखा है ना, ये पूरा एक भी एग्जाम्पल नहीं छोड़ा है। आपकी अभिक्रिया में ना 5-5 रिएक्शन एग्जाम्पल में दी हुई है, मैंने 5 लिखी हुई है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार समझते हैं, उसके बाद इनको पढ़ते हैं कैसे कैसे होता है, क्या होता है। तो पहला है आपकी संयोजन अभिक्रिया, जिसको आप देखो कई नामों से आ जाती है, संयोजन आ जाए, योगात्मक आ जाए, ठीक है ना। तो एक ही मतलब है। संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग का मतलब जुड़ना, योग का भी मतलब जुड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया आ जाए वही बात है, योगात्मक आ जाए वही बात है, ठीक है। तो दूसरी होती है वियोजन, यानी कि अपघटन। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अपघटन का मतलब भी टूटना, ठीक है ना। तो वियोजन आ जाए तो भी और अपघटन आ जाए तो भी एक ही लिखनी है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन, यानी कि रिडॉक्स अभिक्रिया। तो ये 5 अभिक्रिया के टाइप हैं। रासायनिक अभिक्रिया के जो आपकी बुक में है वो 5 प्रकार हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन अपचयन, या फिर आप बोल सकते हैं इंग्लिश में इसको रिडॉक्स, ओके। तो पहला जो है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन है यानी कि देखो, संयोग किनका होता है, संयोग के लिए जुड़ना, जुड़ने के लिए कम से कम 2 चीज़ें चाहिए। कितनी चीज़ें चाहिए, 2 चीज़ें जुड़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो ही है संयोजन अभिक्रिया में। क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, कम से कम 2 चीज़ें चाहिए जुड़ने के लिए, ज़्यादा कितनी भी जुड़ सकते हैं। तो यही है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके यानी जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी एक ही पदार्थ बनाते हैं। जुड़ तो गए 2 या 2 से ज़्यादा, लेकिन क्या किया है उन्होंने सिर्फ एक ही पदार्थ बनाया, यानी एक ही उत्पाद बनाया। तो उनको ही उस ऐसी अभिक्रिया जो होती है उसी को कहते हैं आप संयोजन अभिक्रिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, कोयले का दहन। कोयले का मतलब होता है कार्बन, ओके, और कार्बन का संकेत होता है C, कार्बन। तो ये कार्बन है और कार्बन की रिएक्शन किससे करानी है, ऑक्सीजन से। मैंने अभी बताया था ना, कार्बन का दहन हो रहा है। दहन का मतलब क्या है, क्रिया किससे करा देनी है, ऑक्सीजन से। तो कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया करा के बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। देखो मैंने जो ये रिएक्शन लिखी हुई है ना, बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखी हुई है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आगे की सब लिखी हुई है, आप खुद से देख लेना। देखो मैंने कार्बन को उसकी भौतिक अवस्था के साथ लिखा हुआ है। कार्बन कैसा है, ठोस अवस्था में है। ऑक्सीजन कैसी है, गैस अवस्था में। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, गैस अवस्था में, ठीक है। साथ में इनके नाम भी लिखे हैं। और ये खुद से बैलेंस, इसलिए इसको बैलेंस नहीं किया है। अगर बैलेंस नहीं होती तो आपको इसको बैलेंस भी करना होता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, दीदी आपने बोला है कि हम वो याद कर लेंगे, क्या हम तत्वों के संकेत याद कर लेंगे, ठीक है, लेकिन अब हमें भौतिक अवस्थाएं भी याद करनी पड़ेंगी क्या। देखो बच्चा, याद नहीं करनी पड़ती हैं, 1-2 आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी चीज़ें। जैसे ऑक्सीजन आपके चारों तरफ गैस की फॉर्म में मिलती है, नाइट्रोजन भी गैस की फॉर्म में मिलती है, ठीक है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये भी गैस की फॉर्म में मिलती है। कार्बन सॉलिड होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सॉलिड होती हैं, आपको पता होता है कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, जैसे आपको पता है। वाटर मेनली क्या होती है, लिक्विड, लेकिन किसी किसी रिएक्शन में वो भाप के रूप में भी अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको उसके आगे गैस लगा देना है जब वो भाप के रूप में लेगा, ठीक है। और पानी के रूप में तो L लगा देना है, ठीक है। अगर कोई चीज़ ठोस है तो उसके आगे S लिख देना है, ठीक है। जैसे कार्बन ठोस है तो S लिख दिया, और द्रव है तो L, गैस है तो G, ठीक है। या उसका संकेत इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है। और एक होता है जलीय विलयन, जलीय विलयन इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, तो AQ, ओके। अब आ जाओ नेक्स्ट, जल का निर्माण। जो जल का निर्माण होता है वो भी एक संयोजन अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन गैस आपकी ऑक्सीजन गैस के साथ संयोग करके जल का निर्माण करता है, जो कैसी अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। तो देखो बच्चा, मैंने नीचे नाम भी लिखे हुए हैं और आपकी इक्वेशन भी बैलेंस की हुई है और भौतिक अवस्थाएं भी लिखी हुई हैं। सेम एग्जाम में आपको ऐसे ही लिख के आना है, तभी आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। अभिक्रिया होती है जब एकल पदार्थ वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ प्रदान करता है। सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल भाषा में समझो। वियोजन का मतलब होता है टूटना, और टूटता कौन है, कोई अकेली चीज़ ही तो टूटती है। तो जब कोई एकल पदार्थ का मतलब
सब्सटेंस है वो ही टूट के दो या दो से ज़्यादा पदार्थ बना लेगा तो उसको क्या कह देंगे, वियोजन कह देंगे, यानी वो वियोजित हो गया। फेरस सल्फेट को ऊष्मा देने पर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है। एस का मतलब होता है सल्फर, और सल्फर के साथ ऑक्सीजन O2 ने किया है तो सल्फर हो। डाइऑक्साइड क्योंकि 2 है और यहाँ पे क्या है सल्फर, और ये 3 लिखा हुआ है तो ट्राईऑक्साइड। ओके, सेम ऐसे ही चूना पत्थर होता है जिसे आप संगमरमर बोलते हो ना, CaCO3, तो ये भी सॉलिड स्टेट में, इसको ऊष्मा दोगे तो ये बिना बुझा चूना है, लिख लेना। ये क्या है, बिना बुझा चूना, बुझा हुआ नहीं, गलती से लिख गया होगा, ठीक है, बिना बुझा चूना। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये चूना पत्थर, ये बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है। सिंपल क्या समझना है, जैसे CaCO3 है ना, तो आप इसको ऐसे ले लो, CaOCO2, देखना Ca, ये कार्बन ये, और एक ये और 2 ये, 3 यही तो है, तो ये बन जाता है, ये अलग हो जाती है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है PbNO3 की होल ट्वाइस, तो इसमें क्या होता है, PbO बन जाता है, NO2 बन जाता है और O2 बन जाता है। लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बैलेंस कर लेना, बैलेंस करिए, कर करके देख लेना, ठीक है। अब है आपकी क्या, AgCl। AgCl क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। तो सिल्वर क्लोराइड को जो सूर्य का प्रकाश, देखो किसी में ऊष्मा लिया, किसी में ताप लिया और किसी में सूर्य का प्रकाश, तो इनका अपना अपना नेचर है, किससे वियोजित होंगे, तो है तो सब वियोजन, क्योंकि एकल पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा में टूट रहा है। देखो यहाँ पे 3 बने थे, यहाँ 2 बने थे, एक तो बन ही नहीं रहा ना, तो ये तो बोला है एकल पदार्थ 2 या 2 से ज़्यादा में टूट जाए तो वियोजन है, तो वही काम हो रहा है। तो जब AgCl को सूर्य का प्रकाश मिलता है तो क्या बन जाता है, Ag अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। Ag जो होता है वो सॉलिड होता है, Cl2 क्या होता है, गैस। सेम मैंने नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है, ये आपको होमवर्क में करनी है, ठीक है। अब अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है, जब कोई एक तत्व हो और वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापित का मतलब उससे हटा दे, तो इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझो, क्या है उदाहरण में, आपका ये आयरन है और ये CuSO4 है। पता है क्या होता है, आयरन क्या है, आयरन ये सोचा है मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, सोच नहीं रहा, ये है भी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों दोस्त हैं, आप ऐसे समझ के चलो, कॉपर और सल्फेट क्या है, दोस्त हैं। तो ये आयरन क्या है ना, ये सोचेगा मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और सल्फेट के साथ मैं फ्रेंडशिप कर लूँ, तो ये वही करेगा, आएगा और इसको यहाँ से हटा के इसका दोस्त बन जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 बन गया और कॉपर अलग हो गया। ध्यान रखना है, विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है, 2 दोस्त रहते हैं ना, तो उनको क्या कर देता है, कोई एक आके उन्हें अलग कर देता है और खुद उसका दोस्त बन जाता है, वो फिर अलग हो जाता है बेचारा, ठीक है ना। अब ध्यान रखना है, ये किस में होता है, ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। CuSO4 एक्वस में होता है, ये सॉलिड में होता है, और ये जो मिलता है FeSO4 वो एक्वस सॉल्यूशन में होता है। ये कॉपर किस में होता है, सॉलिड में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जिंक। जिंक भी वही काम करता है, जिंक फिर से आता है, वो कहता है कॉपर से तू यहाँ से हट, मैं सल्फेट के साथ फ्रेंडशिप करूँगा, तो ये कर लेता है, कॉपर अलग हट जाता है। सेम ये करता है PV, क्योंकि बच्चा क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं, विस्थापन ना, विस्थापन में सेम ही एग्जाम्पल होंगे, मैं आपको सारे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना फिर ये होता है कि ये वाला नहीं बताया, वो वाला नहीं बताया, ठीक है। तो ये लेड है, लेड किसके साथ करेगा, कॉपर को फिर से अलग हटाएगा और Cl2 के साथ फिर जुड़ जाएगा। अब आप बोलोगे दीदी आपने सारे कॉपर के वो ले लिए होगी, हाँ जी, किताब में जो थे मैंने वही ले लिए जो NCERT में थे, ठीक है ना, मैंने अलग से नहीं लिए। तो PV Cl2 के साथ बना के PbCl2 बना लेगा, कॉपर अलग कर लेगा। अब बच्चे देखो मैंने इनके नाम नहीं लिखे, नाम लिखेंगे आप लोग, ओके, है खुद, तो आपको क्या करना है, आपको बस नाम लिखने हैं। जैसे मैं एक का बता रही हूँ, ये आयरन, ये कॉपर, सल्फेट बता दिया था ना, आयरन सल्फेट, और ये कॉपर, सेम ऐसे इसका कर लेना। इसका मैं एक बार बता देती हूँ, PV होता है लेड, लेड जानते हो, लेड मीन्स होता है सीसा, ठीक है। तो ये लेड होता है, और ये क्या होता है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, तो क्या बना लेगा, ये लेड क्लोराइड बना देगा और कॉपर बेचारे को अलग कर देगा, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया होती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। अब ये थोड़ी आसान सी होती है, तो बच्चे क्या कर लेते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन मैं आपको रटवाऊंगी नहीं, मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। ये Na2SO4 है, जब ये वियोजित होता है ना, तो ये Na प्लस उस SO4 2 माइनस देता है, ओके। ऐसे BaCl2 है, जब ये वियोजित होता है ना, तो Ba2 प्लस और Cl1 माइनस देता है। तो पता है क्या करता है, जो Na है वो क्या करता है,
Na तो Cl के साथ कर लेता है रिएक्शन और SO4 Ba के साथ कर लेता है। समझ में आया? ये क्या करते हैं, ये तो आयन हो गए, ये अब अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेंगे, ये इसके साथ चला जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा। तो बस कर दो रिएक्शन। कैसे करोगे, Na2SO4 BaCl2 के साथ रिएक्शन कर रहा है तो Na2 किसके साथ जाएगा, ये जाएगा Cl के साथ और BaSO4 बचेगा। तो मैं पहले BaSO4 को ही लिख देती हूँ, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा, NaCl2 है, नहीं आपका आएगा खाली NaCl, क्योंकि NaCl2 या Na2Cl2 ऐसा कोई भी यौगिक अस्तित्व में नहीं है, इसलिए आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं बनाओगे। नमक होता है, ये सॉल्ट है ना NaCl, तो यही बनता है। देखो Na के आगे 2 है और Cl के आगे 2 है, तो सिंपल यहाँ 2 लगा दोगे, ठीक है। बाकी बैलेंस आपके रिएक्शन, ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन है ये भी, तो ये भी एक्वस सॉल्यूशन में ही आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अपचयन बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है उपचयन अपचयन में, बिल्कुल सिंपल सा समझ लेना है। किसी अभिक्रिया में पदार्थ का उपचयन तब होता है जब उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब होता है कमी होती है। देखो उपचयन कब होता है, उपचयन का मतलब होता है ना, इसका दूसरा नाम भी होता है ऑक्सीकरण, तो याद रखना है ऑक्सीकरण, ठीक है। ऑक्सीकरण भी याद रखना है, कभी कभी उपचयन ना के ऑक्सीकरण आ जाए तो आप बोलो ऑक्सीकरण तो पढ़ा नहीं है हमने, ठीक है। तो ऑक्सीकरण उपचयन को ही बोलते हैं। तो अगर किसी अभिक्रिया में, देखो ऑक्सीकरण से बिल्कुल सिंपल समझ में आ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाए ना तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। साथ में याद रखना है ऑक्सीजन जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन हट जाए, ठीक है। ऑक्सीजन तो जुड़ जाए या फिर हाइड्रोजन क्या हो जाए, हट जाए, ठीक है, यानी कमी आ जाए हाइड्रोजन में, तो उसका क्या हो जाता है, उपचयन। इसके विपरीत अपचयन इसका उल्टा होती है। अपचयन में क्या होती है, अभी हमने क्या करा था, ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। अपचयन में क्या हो जाए, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाए, वृद्धि, तो वो क्या होती है आपकी अपचयन होती है, ठीक है। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, अगर आपको आता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो आपको ये लिख देना है। उपचयन क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन की कमी, और वो क्या होता है अपचयन, हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखी हुई है, देखो आप मुझे कमेंट में बताना इस रिएक्शन में ऑक्सीकरण हो रहा है अपचयन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने लिख दी, मैं इसको नहीं एक्सप्लेन करूँगी। अब मैं आपका बताती हूँ उपचयन अपचयन क्या होता है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ उपचयन अपचयन क्या होता है। तो उपचयन अपचयन को इंग्लिश में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ होती हैं। देखो कोई रिएक्शन अगर ऐसी है जिसमें किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन भी हो रहा है और किसी का अपचयन हो रहा है यानी रिडक्शन हो रहा है, तो उसको क्या कहते हो आप, उसको बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जिसमें दोनों हो रहे हो, यानी उपचयन भी हो रहा हो और अपचयन भी, तो उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैंने एग्जाम्पल दिया है क्या, CuO यानी कैल्शियम कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर अलग हो जाता है और H2O बना लेता है। देखो ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना ऐसे, और कॉपर अलग हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको ताप देते हैं तब होती है ये अभिक्रिया। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखो बच्चा कैसे बताना है, हमें पता है अगर किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो मतलब क्या है, ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन हट जाए तो भी उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर किसी के साथ ऑक्सीजन हट जाए तो अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन जुड़ जाए तो भी अपचयन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये CuO है ना, यहाँ से कॉपर बन गया, ऑक्सीजन कहाँ गई, गायब हो गई, कॉपर इसके पास से हट गई, तो यानी इस वाले पदार्थ का क्या बन गया, कॉपर, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, और ऑक्सीजन अगर हट जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपचयन, है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीकरण, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ से हट गई तो यानी इसका हो गया अपचयन। अब सेकंड हाइड्रोजन था ना, यहाँ पे H2 अकेला था, यहाँ भी H2 अकेला है, लेकिन यहाँ पे H2 अकेला था, अब यहाँ पे क्या हो गया, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ गई है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो ऑक्सीजन जुड़ने को क्या बोलते हैं, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन। यहाँ पे नीचे हुआ अपचयन, ऊपर हुआ उपचयन, समझ में, ऊपर ऑक्सीजन जुड़ गई हाइड्रोजन के साथ तो इसका हो गया उपचयन यानी ऑक्सीकरण, और नीचे हट गई तो क्या हो गया, अपचयन। अब ये एक ही अभिक्रिया में देखने को मिल गई आपको, ये एक अभिक्रिया थी, इसमें एक तत्व का उपचयन हो गया, एक का हो गया अपचयन, तो इसी को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ओके। तो ये मैंने कुछ नीचे अभिक्रियाएं लिखी हुई हैं, आपको दिख रही होंगी, तो इसमें आपको खुद से करना है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है। मैं नहीं बता, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया एंड ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है।
तो बच्चा देखो, ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के टाइप नहीं है। मैंने आपको 5 टाइप पढ़ाए हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स, ठीक है। ये उनमें से कोई सा भी टाइप नहीं है। एक्चुअली ये ना आपका जो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये जो है ना आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, इसका क्या है आपको लर्न रखना है हमेशा। कोई भी जो आपने पांचों भी पढ़ी है ना, संयोजन वियोजन वगैरह, तो उनको जो आपने पांचों को पढ़ा है उनमें से कोई सी भी ऊष्माक्षेपी हो सकती है और कोई सी भी ऊष्माशोषी। अब आप पहले इनको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं पढ़ा देती हूँ। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या है? एक्सोथर्मिक। ऊष्माक्षेपी का मतलब है एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो जिन केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो जिसमें ऊष्मा निकलती हो तो उन्हें ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ठीक है। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस बोलते हैं मीथेन को। प्राकृतिक गैस किसको बोलते हैं? मीथेन को। मीथेन का अगर दहन कराए, मीथेन की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा और साथ में ऊर्जा विमुक्त होगी। क्या होगी? ऊर्जा विमुक्त होगी। तो ये जो ऊर्जा अब निकली है ना, इसी से पता चला कि जो ये हमारी अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट श्वसन। श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सहायता से। आप ग्लूकोज लेते हो और ऑक्सीजन लेते हो और साथ में क्या बनाते हो प्रोडक्ट के रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा विमुक्त होती है। तो ऊर्जा विमुक्त होती है, इसका मतलब क्या है? ये ऊष्माक्षेपी है, ठीक है ना। ऊर्जा अगर निकल रही है तो ऊष्माक्षेपी है, और अगर अवशोषित की जाएगी तो ऊष्माशोषी है। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ऊष्माशोषी क्या होती है। ऊष्माशोषी को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जिन केमिकल रिएक्शन में ऊष्मा का अवशोषण होता है, अवशोषण का मतलब क्या होता है? मतलब अवशोषण का ये समझो, किसी चीज़ को अपने में समा लेना, ठीक है। ऐसा क्या है? N2+O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, देखो दोनों गैस हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और प्लस में ऊष्मा। जब अगर ये अभिक्रिया आपको करानी है तो आपको इसको हीट देनी पड़ेगी, यानी कि आपको इसको थोड़ा गर्म करना हो सकता है, या आपको इसको सूर्य के प्रकाश में रख दो, किसी भी तरीके से आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी इसे। तो ऊष्मा अगर आप दोगे तो क्या बना लेगा? ये उत्पाद में बदल जाएगा, ठीक है। क्या बना लेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेगा, ओके। तो ये थी आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये किसी भी अभिक्रिया का पार्ट हो सकती है। इनमें से आपकी अभिक्रिया संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन, कोई सी भी अभिक्रिया का पार्ट हो सकती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक है। अब एक है संक्षारण और विकृतगंधिता। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आई थिंक ये जो आपका रिड्यूस सिलेबस हुआ है उसमें ये दोनों टॉपिक हट चुके हैं, संक्षारण और विकृतगंधिता। छोटे से टॉपिक हैं इसलिए मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लो क्या होता है। जब धातुओं को वायुमंडल के संपर्क में रखा जाता है, वायुमंडल मतलब वायु के संपर्क में, ठीक है। तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें होती हैं, नमी होती है, वो नमी की उपस्थिति से धातु धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। सिंपल, जैसे लोहे पे जंग लगता है, तो लोहे पर जंग लगता है ना, उसी को बोलते हैं संक्षारण। क्योंकि क्या होता है, लोहे की क्षति होने लगती है जंग लगने से, है ना। तो वही होता है संक्षारण, कि जब किसी धातु को आप पानी के संपर्क में, जल के संपर्क में, किसी नमी के संपर्क में रख देते हो तो वो क्या होने लगती है? संक्षारित होने लगती है। इट मीन्स उस पर उसकी हानि होने लगती है, उसकी क्षति होने लगती है, ठीक है। अब है नेक्स्ट विकृतगंधिता। तो विकृतगंधिता क्या होती है? ये आपने अपने डेली यूज़ में देखा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो आप चिप्स वगैरह खाते हो, मतलब जो पैकेट में बंद होके आते हैं, तो उनमें क्या होती है, आपने देखा होगा, वो जो चिप्स वगैरह होती हैं, जो भी आप चीज़ खा रहे हो, वो क्या होती है? थोड़ी सी भरी होती है, और फुल क्या होती है? गैस भरी होती है। तो वो गैस किस लिए भरी जाती है, हम वो इस टॉपिक में समझेंगे। जो तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, समझ में आया? तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल लेते हैं। इसी घटना को विकृतगंधिता कहलाती है, ठीक है। तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थ अगर उपचयित हो जाए तो उनका टेस्ट बदल जाता है। इसी घटना को क्या कह देते हैं? और आप लोग विकृतगंधिता कहलाते हैं। तो इस विकृतगंधिता से बचाने के लिए आपके क्या होते हैं, जो भी आपके जंक फूड्स होते हैं, ठीक है ना, लाइक चिप्स, कुरकुरे, इस टाइप के जो होते हैं, तो उनमें क्या होता है, उनमें आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है? ऑक्सीजन उसमें से निकाल ली जाती है और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस में वो नमी नहीं होती, जिससे कि वो जो उसमें जो भी भरा हुआ है आपका चिप्स कुरकुरे, वो ख़राब नहीं होते, यानी ना उसमें कोई स्मेल आती है, ना उनका टेस्ट चेंज हो पाता है लंबे टाइम तक। तो वो क्या होते हैं? सेफ़ रहते हैं। तो इसी चीज़ से बचाने के लिए, यानी विकृतगंधिता से बचाने के लिए आप क्या करते हो, उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हो, ठीक है। तो ये आप पहला चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पूरा चैप्टर आपका मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट करा दिया है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंथी हो गया हो, लेकिन मैंने सारा एक ही लेक्चर में करा दिया, मुझे लगा यही ठीक है, ठीक है। अब कल मैं क्या करूँगी,
कल मैं आपके लिए एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी, जो छोटा सा ही लेक्चर होगा, फिर आपका ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम में आएंगे तो वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है, ओके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो कल मिलते हैं, बाय।